चलो बेटा, ना लास्ट क्लास में हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे आइसोमॉर्फिज्म स्टार्ट कर दिया शायद हम लोगों ने, है ना। ठीक है, केस वन केस टू, ठीक है। आइसोमॉर्फिज्म के केस टू के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे, और केस टू में जो पहला केस हम लोगों ने देखा था वो विट्रियोल का केस देखा था। और मैंने आपको बोलता विट्रियोल में जब भी जैसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आ रहे होते हैं कहीं पर, तो हम लोगों को देखना होता है कि किसका जनरल फॉर्मूला भी सेम है और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी सेम है। जिन भी मॉलिक्यूल्स में या जिन भी आयनिक कंपाउंड्स में जनरल फॉर्मूला एज वेल एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सेम होते हैं उनको क्या बोला जाता है? आइसोमॉर्फस। एक एग्जांपल विट्रियोल का देख लिया था, जहां पर CuSO4.5H2 जो कि ब्लू विट्रियोल था, वो जनरल फॉर्मूला तो मैच कर रहा था, लेकिन उसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या थे? अलग। और मैंने आपको बोला था उसी क्वेश्चन में कि फॉर्मूला जब तक आएगा तब तक तो पहचानना आसान होता है, लेकिन जब नाम आ जाते हैं तो उसमें जो एप्सम सॉल्ट होता है वो जनरली ऐसा देखने में लगता है कि बाकी तीन का नाम विट्रियोल है और एक का नाम एप्सम सॉल्ट है, तो ऐसा हो सकता है कि आप एप्सम सॉल्ट को टिक करके आ जाए। तो ध्यान रखिएगा वहां पर कि एप्सम सॉल्ट आइसोमॉर्फस था, लेकिन ब्लू विट्रियोल आइसोमॉर्फस नहीं था। चलिए, इसके अलावा सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं इसी पैटर्न के क्वेश्चन पे। तो सेकंड टाइप का जो एग्जांपल हमें पढ़ना है वो भी एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ कंपाउंड है, दैट इज एलम। एलम की अगर बात की जाए तो इसका जनरल फॉर्मूला जो है वो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जो लिख रहा हूं उसको नोट कर लीजिए, पहले फिर डिस्कशन करते हैं इसके बारे में। चलो बेटा, ना एलम के बारे में डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। एलम में देखिएगा ध्यान से, एलम का जनरल फॉर्मूला आपके सामने लिखा है M2SO4.M-2SO4-3/24H2। ये तो इसका जनरल फॉर्मूला हो गया। अब इसमें दो बातें हैं, इसमें जो मेटल M और M स्टार आपको दिख रहा है, दोनों मेटल अलग अलग है। ये वाला जो मेटल है ये मोनोवेलेंट केटाइन की तरह काम कर रहा है, मतलब इसमें M पे +1 चार्ज आ रहा होगा। और ये वाला जो मेटल है वो कैसा बेटा? ट्राइवेलेंट है, मतलब इसमें M पे +3 चार्ज आ रहा होगा। ठीक है। अब मोनोवेलेंट केटायन है ना, मेनली हम लोग जानते हैं ग्रुप 1 के जो केटायंस होते हैं वो सब क्या होता है बेटा? मोनोवेलेंट +1 स्टेट दिखाते हैं। और +3 स्टेट में एल्यूमिनियम, आयरन, क्रोमियम ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, पर आपके सामने कुछ जनरल केसेस लिखे हुए हैं। अब इसमें होता क्या है, एलम में सबसे पहली बात अगर हम लोग करें तो एलम एक डबल सॉल्ट है। कैसा सॉल्ट है बेटा? डबल सॉल्ट। आपने जब आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा होता है, तो आयनिक इक्विलिब्रियम में जब आप सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ रहे होते हैं तो आप ऐसा देखते हैं कि अगर किसी सॉल्ट में एक केटायन और एक एनायन है तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे होते हैं? सॉल्ट। तो अब देखिए यहाँ पर केटायन और एनायन है, ये एक सॉल्ट हो गया, ये केटायन है, एनायन है, ये भी एक सॉल्ट हो गया। और इस पूरे कंपाउंड में कितने सॉल्ट दिख रहे हैं बेटा? 2 सॉल्ट दिख रहे हैं। ये तो वाटर है ना, तो ये सॉल्ट नहीं है। तो आपके सामने 2 सॉल्ट है और ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं बेटा? डबल सॉल्ट बोल रहे होते हैं। अब इसमें अगर हम लोग बात करें तो ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपको दिख रहा है, ये वाटर लिखने के लिए तो हम ऐसे अलग से लिख देते हैं, लेकिन ये वाटर ऐसे अलग नहीं पड़ा होता। ये वाटर एक्चुअल में मेटल के साथ कोऑर्डिनेटेड होता है। मेटल के साथ कैसे कोऑर्डिनेटेड होता है? जब हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां पर एक टर्म आती है लिगैंड। तो ये जो वाटर है ये लिगैंड की तरह काम करता है, लोन पे डोनर की तरह काम करता है। और ये जो मेटल आपको दिख रहे हैं ना, ये सेंट्रल मेटल की तरह काम करते हैं, एक्सेप्टर की तरह काम करते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअल में टोटल मेटल कितने दिख रहे हैं बेटा? 4। 2 मोनोवेलेंट मेटल है और 2 ट्राइवेलेंट मेटल है, और टोटल 4 मेटल के ऊपर कितने वाटर मॉलिक्यूल है? 24। अगर 4 मेटल में 24 वाटर मॉलिक्यूल को इक्वली डिवाइड किया जाए
तो पर मेटल 6 वाटर मॉलिक्यूल आते हैं और हम जानते हैं कि जब हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन होगा वहां जाके। तो यहां पर ये जो मेटल आपको दिख रहे हैं ना, हर मेटल के साथ 6 वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेटेड होते हैं, मतलब चाहे मोनोवेलेंट मेटल हो और चाहे ट्राईवेलेंट मेटल हो, दोनों मोनोवेलेंट के साथ 6 और 6 वाटर मॉलिक्यूल है, दोनों ट्राईवेलेंट के साथ 6 और 6 वाटर मॉलिक्यूल है। दूसरी बात, एलम में हर मेटल के साथ, अभी नोट लिखवाता हूं, ध्यान सुनते जाइएगा, एलम में हर मेटल के साथ कितने वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेटेड होंगे? 6। ये जो कोऑर्डिनेटेड फॉर्म दिख रहा है इसको बोलते हैं कि ये मेटल का हाइड्रेटेड फॉर्म है। कैसा फॉर्म है बेटा? हाइड्रेटेड फॉर्म है। तीसरी बात ये, लिथियम है तो मोनोवेलेंट, लेकिन लिथियम मोनोवेलेंट होने के बावजूद भी एलम फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, क्योंकि एलम में पार्टिसिपेट करने के लिए मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए? 6। और लिथियम है सेकंड पीरियड का मेंबर, और सेकंड पीरियड का जो फर्स्ट लेयर बनता है उसमें मैक्सिमम कितने मेंबर आ सकते हैं? 4। और इसीलिए, क्योंकि हमने एक्सिस्टेंस नॉन एक्सिस्टेंस में बात कर रहा था कि सेकंड पीरियड का मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन 4 हो सकता है, बेटा लिथियम 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता, इसलिए लिथियम मोनोवेलेंट होने के बावजूद एटम फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अगली पॉइंट सुनिए, क्योंकि ये डबल सॉल्ट है, तो डबल सॉल्ट में आप जब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ते हैं तो आप स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, इस तरह से सॉल्ट का टाइप पहचानते हैं। बेटा M2SO4 की अगर मैं बात कर रहा हूं और एक जगह पर हम M-2SO4 थ्राइस की बात कर रहे हैं, तो बेटा यहाँ पर ये जो SO4 आ रहा है, तो एनायन आता है सॉल्ट में, वो कहां से आता है? एसिड से। ये कौन सा एसिड से आ रहा है बेटा? H2SO4। और H2SO4 आप जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। H2SO4 क्या होता है बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिड। साथ ही साथ जब हम मेटल की बात करते हैं, जो केटायन आ रहा होता है वो बेस से आ रहा होता है। यहाँ पर ये जो केटायन है, इनके अगर आप बेस सोचे तो ये सब स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, ग्रुप बन के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाले सॉल्ट का जो पार्ट है वो तो आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएगा। यहाँ पर ये जो मेटल है बेटा, इनके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं ये वीक बेस होते हैं। और अगर आपके सामने इसमें अगर नेचर निकाला जाए तो एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस वीक है, तो नेचर कौन सा डोमिनेट कर जाएगा? एसिड। इसका मतलब ये होता है कि जब आप इस पूरे एलम का एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो सॉल्यूशन में जो नेचर आ जाएगा कैसा आ जाएगा बेटा? एसिडिक नेचर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस में से कौन डोमिनेट कर जाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड डोमिनेट कर जाएगा। तो लास्ट पॉइंट ये आएगा कि आप इसमें एम में कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर दें या एम डैश में कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर दें, वो जो कंपाउंड बनता है वो आपस में क्या रहेंगे? आइसोमॉर्फस, क्योंकि इनका जनरल फॉर्मूला भी सेम होगा और इनके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी सेम होने वाले। तो नोट में पॉइंट बोलते जा रहा हूं, लिखते जाइएगा। फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, in alum each metal ion is coordinated with each metal ion is coordinated with 6 water molecules. In alum each metal ion is coordinated with 6 water molecules. Second point लिखें, lithium cannot participate in alum formation. Lithium cannot participate in alum formation. Lithium cannot participate in alum formation. Third point लिखें, in alum metal ion exist in hydrated form. In alum metal ion exist in hydrated form. अगला पॉइंट लिखें। अच्छा, ये जो अभी आपने लिखा ना हाइड्रेटेड फॉर्म, उसमें आप ये नोट कर लीजिए, ये दोनों, ये M का H2O6 प्लस और M का H2O6 3 प्लस, ये हाइड्रेटेड फॉर्म इसके, MH2O6 प्लस 1 और MH2O6 प्लस 3। अगला पॉइंट लिखेंगे, फोर्थ पॉइंट, aqueous solution of alum is acidic in nature. Aqueous solution of alum is acidic in nature because it is a double salt, of strong acid, strong base, double salt of SASB and SAWB,
डबल सॉल्ट ऑफ SaSb एंड SaWb। और लास्ट पॉइंट लिखिएगा, ऑल एलम्स आर आइसोमॉर्फस विथ ईच अदर। ऑल एलम्स आर आइसोमॉर्फस विथ ईच अदर। ऑल एलम्स आर आइसोमॉर्फस विथ ईच अदर। चलिए, ये तो बात हो गई एलम के बारे में। अब एलम में यहाँ पर दो एग्जांपल आपके सामने लिखे हुए हैं। मान लीजिए मैंने मोनोवैलेंट में एक बार पोटेशियम को सब्स्टिट्यूट कर दिया, एक बार सोडियम को सब्स्टिट्यूट कर दिया, और ट्राईवैलेंट में मैंने एक बार एल्यूमिनियम को सब्स्टिट्यूट कर दिया और एक बार क्रोमियम को सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो इस वाले एलम को क्या बोला जाता है? पोटेशियल है, क्योंकि नॉर्मली यूज भी होता है, फिटकरी बोलते हैं उसको हिंदी में। और ये वाला जो एलम है इसका नाम क्या होता है? क्रोम एलम। अब अगर आप दोनों को आइसोमॉर्फिज्म के रिस्पेक्ट में देखें तो बेटा इसका और इसका जनरल फॉर्मूला सेम है, इसका और इसका जनरल फॉर्मूला सेम है, और इन दोनों के मॉडल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी सेम है। मतलब ये आपस में क्या रहेंगे? आइसोमॉर्फस। नोट डाउन करें इसके, तो क्वेश्चन देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन बोल रहा हूं, क्वेश्चन लिखिएगा। डिटरमाइन द रेशियो ऑफ मोनोवैलेंट कैटायन, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ मोनोवैलेंट कैटायन एंड water molecules in alum. Determine the ratio of monovalent cation and water molecules in alum. ऑप्शन लिखिएगा 1:2, 1:4, 1:6, 1:12, 1:12। ठीक है, आप देख सकते हैं एलम का जो जनरल फॉर्मूला बेटा, इसमें मोनोवैलेंट कैटायन कितने हैं? केवल 2, और वाटर मॉलिक्यूल कितने दिख रहे हैं बेटा? 24। तो अगर हम इसका रेशियो निकालेंगे यहाँ पर, तो इसका रेशियो क्या निकल के आता है बेटा? 1:12। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं रेशियो के, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने बोला कि मोनोवैलेंट कैटायन है, जैसे मैंने बोला ट्राईवैलेंट कैटायन है, जैसे मैंने बोला टोटल एनायन है, और अगर मैं बोल दूं आपको वाटर मॉलिक्यूल्स है, ध्यान से देखिएगा। इन सब में टोटल मोनोवैलेंट कैटायन कितने बेटा? 2। टोटल ट्राईवैलेंट कैटायन कितने हैं? 2। टोटल एनायन कितने? 4। एक सल्फेट यहाँ है, 3 सल्फेट यहाँ, टोटल एनायन 4 है, और ये 24 है। अब जब आप इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछे आपसे, जैसे पूछा मोनोवैलेंट कैटायन और ट्राईवैलेंट कैटायन का रेशियो बताइए, 1:1 है। मोनोवैलेंट कैटायन और टोटल एनायन का रेशियो बताइए, 1:2 है। टोटल कैटायन और टोटल एनायन का रेशियो बताइए, 1:1 है। टोटल कैटायन और वाटर का रेशियो बताइए, 1:6 है। लेकिन अगर मोनोवैलेंट कैटायन और वाटर का रेशियो पूछा है तो 1:12, या ट्राईवैलेंट कैटायन और वाटर का रेशियो पूछा है तो कितना हो जाएगा? 1:12। टोटल एनायन और वाटर का रेशियो पूछे तो कितना हो जाएगा? 1:6। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेम किए जा सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एलम को समझने के बाद अगला जो टॉपिक हमें समझना है, लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला भी था कि लैटिस एनर्जी जो हम लोग पढ़ रहे थे, लैटिस एनर्जी से ही मिलता जुलता एक और टॉपिक आने वाला है, जिसको हम लोगों ने बोला था हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और वो हाइड्रेशन एनर्जी से है ना हम लोग सॉल्युबिलिटी की तरफ मूव कर रहे होंगे। पहली बात ये है कि हाइड्रेशन एनर्जी में फैक्टर्स वही आएंगे, मैंने कल भी आपको बोला था, जो हमने लैटिस एनर्जी में पढ़ा था, मतलब चार्ज और रेडियस। कल आपको एक रिलेशन मैंने फिजिक्स का लिख के भी बताया था, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R। यही फैक्टर यहाँ पर आएंगे। लेकिन हाइड्रेशन एनर्जी पर पहुंचने के पहले हम लोग उसका जो मेन क्लास है उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, दैट इज सॉल्वेशन एनर्जी। ध्यान सुनेगा, होता क्या है, अब हम सॉल्युबिलिटी की तरफ मूव कर रहे हैं बेटा। मान लो ये एक सॉल्यूट है और मान लो ये एक सॉल्वेंट है। तो जब आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालेंगे तो सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं और सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं, इनमें कुछ अट्रैक्शन होगा। वो अट्रैक्शन कैसा भी हो सकता है। वो अट्रैक्शन वीक फोर्स में 5 फोर्स पढ़े थे हमने, आयन डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल,
डाइपोल 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 इंड्यूस डाइपोल इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। केटायन और एनायन के पार्टिकल के बीच में उन पांचों में से कोई ना कोई टाइप का अट्रैक्शन होगा, और जब जब अट्रैक्शन होगा तब तब एनर्जी रिलीज होगी। तो जब इसको इसमें पुट किया ना आपने, तो यहां से इन दोनों के अट्रैक्शन की वजह से कुछ एनर्जी रिलीज होने वाली है, और वो जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, सॉल्वेशन एनर्जी। क्यों? क्योंकि अभी आपने जो सॉल्वेंट लिया वो कोई भी हो सकता है, वो अमोनिया हो सकता है, वो बेंजीन हो सकता है, वो वाटर हो सकता है, वो कार्बन टेट्राक्लोराइड हो सकता है, दुनिया का कोई भी सॉल्वेंट हो। हर सॉल्वेंट के लिए कॉमन टर्म दी गई है सॉल्वेशन एनर्जी। लेकिन बाय चांस जो सॉल्वेंट आप यूज कर रहे हो वो पर्टिकुलरली मैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर ही ले रहा हूं, तो जब आपने सॉल्यूट को डाला तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल में इंटरेक्शन से जो एनर्जी रिलीज होगी उसको वैसे तो सॉल्वेशन एनर्जी बोला जाता है, लेकिन अगर आपका सॉल्वेंट वाटर है तो उस सॉल्वेशन एनर्जी को एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है, और उस पर्टिकुलर नाम को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। तो हाइड्रेशन एनर्जी अलग कुछ भी नहीं है, बस इतना सा फर्क है कि सॉल्वेशन एनर्जी एक कॉमन टर्म है जो सारे सॉल्वेंट्स के लिए यूज किया जाता है, और हाइड्रेशन एनर्जी एक ऐसा टर्म है जो सिर्फ वाटर को जब सॉल्वेंट की तरह यूज कर रहे होंगे तब यूज किया जाएगा, बाकी कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है। तो पहली हेडिंग डालिए सॉल्वेशन एनर्जी, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। डेफिनेशन लिखिएगा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when 1 mole solute, the amount of energy released when 1 mole solute is dissolved in any solvent. 1 mole solute is dissolved in any solvent. अगली हेडिंग डालेंगे हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी में लिखेंगे the amount of energy released when, the amount of energy released when 1 mole solute, the amount of energy released when 1 mole solute is dissolved in, 1 mole solute is dissolved in water. चलिए बेटा, है ना, हाइड्रेशन एनर्जी की डेफिनेशन के बाद अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे हम लोग बढ़ रहे हैं बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग हाइड्रेशन एनर्जी पे। दो फैक्टर कल भी आपको बताए थे, वही फैक्टर है। पहला फैक्टर है चार्ज, दूसरा फैक्टर है रेडियस। ध्यान से देख लेंगे 2 मिनट के। हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। लेकिन एक बात पे यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी में जो चार्ज वाला फैक्टर वो तो बिल्कुल सेम है, लेकिन रेडियस वाला फैक्टर लिखने के लिए तो इनवर्सली है, लेकिन थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन में फर्क है बेटा दोनों में। कल हम लोगों ने जब लैटिस एनर्जी में रेडियस लिखा था तो हमने कुछ इस तरह का रिप्रेजेंटेशन किया था, 1/r प्लस 1/r माइनस के होल लिया था। यहां पर आप देखेंगे मैंने इंडिविजुअल रेसिप्रोकल लिया है और यहां पर मैंने टोटल रेडियस का रेसिप्रोकल लिया था। हालांकि मतलब वही निकल के आ रहा है कि लैटिस एनर्जी वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस एंड हाइड्रेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। इसीलिए मैंने आपको बोला फैक्टर तो सेम रहेगा, लेकिन एक बात समझना जरूर, यहाँ पर फैक्टर भले सेम है लेकिन इनकी जो मैथमेटिकल वैल्यू आएगी वो अलग अलग आएगी। लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू बराबर कभी भी नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि रिलेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब सोचिए, अगर आप मैथमेटिकली सोचें, r प्लस की वैल्यू अगर मैं 2 मान लूं और r प्लस की वैल्यू, r माइनस की वैल्यू अगर मैं 3 मान लूं, तो एक जगह हमने ऐसा लिखा है 1 + 2/3 और एक जगह हमने क्या लिखा है 1/2 + 1/3। तो बेटा मैथमेटिकल वैल्यू इनकी अलग अलग आएंगे। इसीलिए हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी कहने के लिए तो दोनों रेडियस पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन इनकी जो मैथमेटिकल वैल्यूज आती है वो अलग अलग आती है। ये बात अपने को समझना जरूरी है, ठीक है। तो अपने को अप्लाई करते वक्त तो इसका कोई यूज करना नहीं है, लेकिन ये हमारे दिमाग में होना जरूर चाहिए कि दोनों का फैक्टर तो दिखता एक जैसा है, लेकिन उनकी मैथमेटिकल वैल्यूज जो होंगी वो हमेशा अलग अलग आ रही होंगी। चलिए अब आगे बात करते हैं इन 2 फैक्टर्स के बाद तीसरे फैक्टर की और बात कर रहा हूं। तीसरा फैक्टर यहां पर जो एडिशनल फैक्टर आ रहा है वो आ रहा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला फैक्टर क्या बोलता है उसके ऊपर बात कर लेते हैं, ध्यान सुनिएगा। एक्चुअल में फिजिक्स में जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ते हैं तो आप मीडियम के बारे में पढ़ रहे होते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन r एप्सिलॉन नॉट आप पढ़ रहे होते हैं, जो कि मीडियम के बारे में जानकारी देता है।
यहाँ पर आगे जब हम पढ़ेंगे तो मीडियम सेम हो जाएगा, क्योंकि हम तो हमेशा सॉल्युबिलिटी चेक कर रहे होंगे वाटर को ऐसा यूनिवर्सल सॉल्वेंट मान के, मतलब हमारा सॉल्वेंट कौन रहेगा, वाटर। लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा इससे एक आइडिया समझना है कि आप जानते हैं वाटर को क्या बोला जाता है बेटा, यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला जाता है। और वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों बोला गया और बाकी किसी और को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों नहीं बोला गया, हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं कि उसको ऐसा क्यों बोला गया। क्या सुनिएगा, एक्चुअल में एक रिलेशन आपके सामने लिखा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट करता क्या, पहले वो बता दूं आपको। मान लो एक आयनिक कंपाउंड आपने इसमें डाला और ये आयनिक कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड है, ये इनका अट्रैक्शन है। जैसे ही आपने सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाला, तो सॉल्वेंट जनरली वो होता है जिसके पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी क्या होती है, ज्यादा। बचपन से आप यही पढ़ते हैं, सॉल्यूट वो होता है जो कम क्वांटिटी में होता है, सॉल्वेंट वो होता है जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है। फिर सॉल्यूशन चैप्टर पता चलता है, तब पता चलता है तुमको कि फेस का कुछ काम होता है वहां पर नॉर्मल डेफिनेशन से हम चल रहे हैं कि इसकी क्वांटिटी कम है और सॉल्वेंट जो आप डाल रहे हैं उसकी क्वांटिटी ज्यादा है। अब सॉल्वेंट मान लो आपने वाटर लिया, यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर लिया, तो बेटा वाटर जो है ना उसका स्ट्रक्चर ऐसा बेंड शेप है और इसमें ये जो H है इसके ऊपर डेल्टा प्लस है और इस ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है, डेल्टा माइनस। तो इसको अब आगे जाके हम लोग ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे ट्राइंगल के फॉर्म में। ये जो क्लोज्ड एंड है ये किसको दिखाएगा, ऑक्सीजन को। ओपन वाला एंड किसको दिखाएगा, हाइड्रोजन को। इस पे कौन सा चार्ज है, माइनस। इस पे चार्ज कौन सा है, प्लस। जब इस सॉल्यूट को आपने पानी में डाला तो पानी की क्वांटिटी तो बहुत ज्यादा है, तो पानी क्या करेगा, इसको घेर लेगा, सॉल्वेंट इसको घेर लेगा क्योंकि इसकी क्वांटिटी ज्यादा है। तो इस प्लस की तरफ वाटर जब जाएगा तो प्लस वाले एंड से जाएगा या माइनस वाले एंड से, माइनस वाले एंड से। तो इसके पास वाटर ऐसा जा रहा है इस तरीके से, ये क्लोज्ड एंड क्लोज्ड एंड क्लोज्ड एंड क्लोज्ड, और इसकी तरफ वाटर ओपन वाले एंड से जाएगा। और दोनों के पास लेयर अलग अलग बनेगी क्योंकि वो दोनों की चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करेगा कि कौन कितना वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करेगा। अब होगा क्या, ये जो वाटर का नेगेटिव चार्ज है ना, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, वो बहुत सारे पार्शियल नेगेटिव चार्ज मिलकर इसके पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। और ऐसे ही जो इसका नेगेटिव चार्ज है उसको ये बहुत सारे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो हाइड्रोजन को मिलकर इसके नेगेटिव चार्ज को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। जब इसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया वाटर से और इसका नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया वाटर से, तो एक्चुअल में इस प्लस और माइनस का जो अट्रैक्शन था वो टूट जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके चार्ज थे जब तक ही तो अट्रैक्शन था, चार्ज को इसने न्यूट्रलाइज कर दिया, इसके चार्ज को इसने न्यूट्रलाइज कर दिया, अट्रैक्शन खत्म, अट्रैक्शन खत्म, तो लैटिस टूट जाएगा। वो लैटिस टूट जाएगा इसका मतलब है सॉल्यूबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉल्यूबल। अब ध्यान सुनना, मैं आपको क्या बोल रहा हूं, ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अपन लिख रहे हैं ना एप्सिलॉन आर, ये एप्सिलॉन आर किसी मीडियम की उसी प्रॉपर्टी के पावर को बताता है कि इस मीडियम के पास कितना पावर है कि वो इसके चार्ज को आसानी से न्यूट्रलाइज कर दे। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर किसी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है, इसका मतलब वो चार्ज को ज्यादा आसानी से न्यूट्रलाइज करेगा, और जितनी आसानी से न्यूट्रलाइज करेगा लैटिस उतनी जल्दी टूट जाएगा और वो कंपाउंड उतनी जल्दी सॉल्युबल हो जाएगा। तो आप बताइए, एक रिलेशन आपके सामने लिखा है हाइड्रेशन एनर्जी और एप्सिलॉन आर को लेकर। इसको देख के ऐसा लगना चाहिए आपको कि हाइड्रेशन एनर्जी और एप्सिलॉन आर इनवर्सली दिख रहे होंगे, लेकिन एक्चुअल में दोनों क्या है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ में आना चाहिए, एप्सिलॉन आर अगर यहाँ जाएगा, आप एलसीएम लोगे तो एप्सिलॉन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आ रहा है। ठीक है, तो एप्सिलॉन आर जितना ज्यादा होगा हाइड्रेशन एनर्जी भी उतनी ज्यादा होगी, और हाइड्रेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होगी सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। हाइड्रेशन एनर्जी से अभी सॉल्युबिलिटी को ना देखें, अभी सिर्फ आप एप्सिलॉन आर और सॉल्युबिलिटी को देख लीजिए। मैंने अभी आपको यही बोला कि मीडियम का एप्सिलॉन आर जितना ज्यादा होगा उतनी आसानी से इसको न्यूट्रलाइज करेगा, जितनी आसानी से न्यूट्रलाइज करेगा उतनी आसानी से क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्युबल हो जाएगा। अब बात ही आती है कि आपके सामने कुछ सॉल्वेंट लिखे गए, अलग अलग मीडियम लिखे गए हैं। HF जो है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज्यादा है, और इधर जाने पर आप देख सकते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कम हो रही है। और दुनिया में लाखों करोड़ों सॉल्वेंट हो सकते हैं, तो हम हर किसी को नहीं लिख सकते। H2O के बाद यहाँ अदर सॉल्वेंट्स है। अदर सॉल्वेंट में जो आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आते हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म, अल्कोहल, एसीटोन, ईथर, फिर CCl4, C6H6, वो सब यहाँ पर आ रहे होंगे। ठीक है, तो उनसे अभी हमें कोई मतलब नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो इनके मुकाबले क्या होगा, कम होगा। अब आइए सुनेगा, अगर HF का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज्यादा है तो इसका मतलब है कि किसी भी कंपाउंड को जब HF में डाला जाता तो सबसे पहले उसको डिसॉल्व किसके अंदर होना चाहिए था, HF में। तो हमने फिर HF को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों नहीं बोला, जबकि सबसे बढ़िया सॉल्युबिलिटी तो कौन दिखाएगा, HF दिखाएगा। फिर उससे कम होगा H2SO4, फिर उससे कम होगा H2O2। लेकिन इनको यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों नहीं बोला गया, उसका कारण ये है कि बेटा जब आप किसी सॉल्यूट को HF या H2SO4 या H2O2 में डालते तो HF, H2SO4, H2O2 सॉल्यूट की प्रॉपर्टी को ही बदल देते।
इसका मतलब ऐसा हुआ, मान लो आपने पानी लिया, ठीक है, सॉल्वेंट की तरह सोचिएगा, एक तरफ पानी एक तरफ HF है, पानी में आपने नमक को डाला तो आपको नमक का ही घोल मिलेगा, लेकिन नमक को आप जब HF में डाल दोगे तो वो नमक का घोल नहीं बनेगा, किसी और चीज का घोल बन जाएगा। तो अगर सॉल्वेंट ऐसा हुआ जिसमें आपने डाला कुछ और बन कुछ और गया, तो अब आप सोचिए मेडिसिन के हिसाब से सोचिए, दवाई गोली लेनी होती है तो पानी के साथ लेनी। अब आपने दवाई गोली पानी के अंदर, दवाई मिलाई पैरासीटामोल, बन कुछ और गया, खाया किस लिए था, बन क्या गया, वो निकल लिया आगे, है ना, तो ये दिक्कत हो जाएगी। सॉल्वेंट हमेशा ऐसा लिया जाता है जो सॉल्यूट की प्रॉपर्टी को चेंज ना करे, जबकि ये सब क्या करते हैं बेटा, सॉल्यूट की प्रॉपर्टी को चेंज कर देते हैं, इसीलिए ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होने के बावजूद भी इनका इस्तेमाल एज अ सॉल्वेंट नहीं किया जा सकता। और इसीलिए ऐसा सॉल्वेंट जो सॉल्यूट की प्रॉपर्टी को चेंज भी ना करे और उसका डाइलेक्ट्रिक भी ज्यादा हो, वो सॉल्वेंट कौन बोलता है बेटा, वाटर। और इसीलिए वाटर को क्या बोला गया, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये अपने को पता होना चाहिए वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों है, वो कंडीशन मैंने आपको बता दी। पहले काम करें, इसको नोट करें, आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा, है ना, अब ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाले पॉइंट को समझने के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं, और आगे हम लोग अब सॉल्युबिलिटी के मैकेनिज्म के ऊपर बात कर रहे हैं ना। मैकेनिज्म ऑफ सॉल्युबिलिटी की बात करें या मैकेनिज्म ऑफ सॉल्वेंसी की बात करें, तो अभी मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया था, और ये जो सॉल्वेशन और हाइड्रेशन एनर्जी, इसका भी यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन हो जाएगा।
आपके पास एक सॉल्यूट है और हमें इस चैप्टर में जो सॉल्यूट पढ़ने हैं, हमें एक तो आयनिक सॉल्यूट के बारे में पढ़ना है और हमें दूसरा कोवेलेंट सॉल्यूट के बारे में पढ़ना। आपने जो बोल रहा हूं उसको बहुत ध्यान सुनना बेटा। आपके सामने इस चैप्टर में जो सॉल्यूट आएंगे और जो सॉल्वेंट आएंगे है ना, उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट में अगर मैं बात करूं तो आप जब सॉल्युबिलिटी पे हम लोग जाएंगे, इसके बाद जब हम वही लिखेंगे, तो सॉल्युबिलिटी में हमने एक लाइन सुनी हुई होती है, लाइक डिसॉल्व लाइक। वो लाइक डिसॉल्व लाइक का मीनिंग क्या होता है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो एक्चुअल में सॉल्यूट आपके सामने जो आएगा वो कैसा आएगा बेटा? एक तो आयनिक सॉल्यूट आएगा, दूसरी बात जो सॉल्यूट आएगा आपके सामने कैसा सॉल्यूट आएगा? कोवेलेंट सॉल्यूट आएगा। पर कोवेलेंट सॉल्यूट में दो तरह के सॉल्यूट होते हैं। एक तो पोलर कोवेलेंट सॉल्यूट होता है, मतलब जिनका डाइपोल मूवमेंट नॉन जीरो होता है, पोलर कोवेलेंट सॉल्यूट। और तीसरा जो सॉल्यूट आएगा वो कैसा आएगा? नॉन पोलर कोवेलेंट सॉल्यूट आएगा। तो ये तीन तरह के सॉल्यूट के बारे में आपको डिस्कस करना होता है। हालांकि हमें पढ़ना मेनली आयनिक है, लेकिन पता होना चाहिए कि तीन तरह के सॉल्यूट हो सकते हैं कंपाउंड के फॉर्म में। अब वो जो लाइन पढ़ते हैं आप, लाइक डिसॉल्व लाइक, उसका मतलब क्या होता है कि जैसा सॉल्यूट होगा वैसा ही सॉल्वेंट होना चाहिए, तो इंटरेक्शन बढ़िया होता है। जैसे अगर मैं बात करूं आयनिक सॉल्यूट, एक बात बताओ, आयनिक सॉल्यूट पोलर है या नॉन पोलर है? पोलर, पोलर है। और कोवेलेंट वाला भी कैसे हो सकता है? पोलर। लेकिन दोनों की पोलैरिटी बराबर होगी या दोनों में अंतर होगा? अंतर होगा। ज्यादा पोलर कौन होगा? आयनिक। तो ये मोर पोलर सॉल्यूट है और ये कंपैरेटिवली लेस पोलर है, और ये तो नॉन पोलर है। तो तीन कैटेगरी आ गई, मोर पोलर सॉल्यूट, लेस पोलर सॉल्यूट एंड नॉन पोलर सॉल्यूट। जैसा सॉल्यूट वैसा सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट कौन अच्छा होगा या सॉल्वेंट कौन ज्यादा पोलर होगा वो कौन डिसाइड करेगा बेटा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिसाइड करेगा। बताइए सबसे ज्यादा डाइलेक्ट्रिक वाला सॉल्वेंट कौन है बेटा? HF। लेकिन इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इस्तेमाल जिसको कर सकते हो सबसे ज्यादा डाइलेक्ट्रिक वाला वो कौन है? वाटर। तो मोर सॉल्यूट या मोर पोलर सॉल्यूट के लिए मोर पोलर सॉल्वेंट यूज करेंगे, और जो मोर पोलर सॉल्वेंट आप यूज कर सकते होंगे वो कौन रहेगा? वाटर। मतलब आयनिक कंपाउंड को रिजॉल्व करने के लिए तो सबसे बेस्ट सॉल्वेंट हमारे पास रहने वाला है वो कौन रहेगा? वाटर। आगे बढ़ते हैं। पोलर कोवेलेंट, नॉन पोलर कोवेलेंट, इसकी पोलैरिटी इसके मुकाबले इसकी पोलैरिटी कम है, तो इसके लिए सॉल्वेंट भी ऐसा लेना पड़ेगा जिसकी पोलैरिटी कम हो। तो वाटर से कम पोलैरिटी में ये जो अदर सॉल्वेंट्स की हम लोग बात कर रहे हैं ना वो आएंगे। और ये अदर सॉल्वेंट जनरली कौन से सॉल्वेंट होंगे बेटा? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होंगे, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म वगैरह वगैरह, ईथर वीथर। तो आप देखो लेस पोलर, तो इसके लिए पोलर सॉल्वेंट तो इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन उसकी पोलैरिटी पानी से कम होनी चाहिए, वाटर से कम होनी चाहिए, और वो कोवेलेंट कंपाउंड होना चाहिए, या ऐसा बोलूं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होना चाहिए। तो यहां पर हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसे क्लोरोफॉर्म हो गया, एसीटोन हो गया, एल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, ये सब पोलर नेचर के होते हैं। तो इस टाइप के कंपाउंड को डिसॉल्व करने के लिए ये सूटेबल सॉल्वेंट माने जाते हैं। और जब नॉन पोलर कोवेलेंट सॉल्वेंट आ गया, इसके लिए नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आप यूज करोगे, और वो नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जनरली कौन आ जाता है बेटा? बेंजीन या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये अभी लिखवाऊंगा आपको थोड़ी देर के बाद, इसके बारे में स्टेटमेंट लिखवाऊंगा, लेकिन समझना जरूरी था। अब आइए इधर, इनमें से जो फर्स्ट कैटेगरी है हम वो पढ़ रहे होंगे मेनली। और आप देखिए अगर आपका सॉल्यूट आयनिक है तो उसके लिए जो बेस्ट प्रिफर्ड सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा बेटा? वाटर। और जैसे ही आपने आयनिक सॉल्यूट को पानी में डाला, तो ये तो आयनिक सॉल्यूट है MX, ये समझिएगा, ये M और ये X के बीच में अट्रैक्शन है, ध्यान सुनना। ये जो M और X का अट्रैक्शन है, कल आपको बताया था लैटिस एनर्जी के बारे में। जब गैसियस कैटायन और गैसियस एनायन में अट्रैक्शन हुआ था, तो उस अट्रैक्शन की वजह से कुछ एनर्जी रिलीज हुई थी। तो गैसियस कैटायन और एनायन मिलकर जब 1 मोल सॉलिड आयनिक सॉल्यूट बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को हमने क्या बोला था? लैटिस एनर्जी। तो यहां पर जब M और X ने मिलकर ये MX बनाया, लैटिस बनाया, तो जो एनर्जी रिलीज हुई उसको हमने क्या बोला? लैटिस एनर्जी। मान लो वो एनर्जी जो रिलीज हुई है वो 300 यूनिट एनर्जी रिलीज हुई है, ऐसा मान लीजिए। तो अगर वो जो एनर्जी इनके अट्रैक्शन होते वक्त रिलीज हुई, वही एनर्जी अगर इनको मिल जाए, उतनी ही एनर्जी मिल जाए, तो क्या लैटिस टूट जाएगा कि नहीं टूट जाएगा? टूट जाएगा। और लैटिस टूट जाएगा तो सॉल्युबल हो जाएगा। तो हम उसी की तरफ चल रहे हैं। 300 यूनिट चाहिए मान लो इसको टूटने के लिए। अब क्या हुआ, जैसे इसको आपने पानी में डाला तो वाटर मॉलिक्यूल ने जाके इसको घेर लिया। कैटायन की तरफ नेगेटिव एंड से गया वाटर, और एनायन की तरफ पॉजिटिव एंड से गया वाटर। और इनके बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है बेटा, ये आयन है और वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल।
तो आयन और पोलर मॉलिक्यूल में वीक फोर्सेस में हमने पढ़ा था, उस इंटरेक्शन को बोलते हैं आयन डाइपोल इंटरेक्शन। और ये भी आयन है, ये भी पोलर है, तो यहाँ पर भी क्या लग रहा है, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। और जब जब इंटरेक्शन होगा बेटा तब तब एनर्जी रिलीज होगी। तो यहाँ आयन डाइपोल इंटरेक्शन से कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है, यहाँ भी आयन डाइपोल से कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है। और वो जो एनर्जी रिलीज हो रही है, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालने पर इंटरेक्शन से जो एनर्जी रिलीज होती है उसे सॉल्वेशन एनर्जी, या फिर वाटर हो तो क्या बोल देते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। वो जो रिलीज एनर्जी है जिसको हम हाइड्रेशन एनर्जी बोल रहे हैं, वो एनर्जी कहीं जाएगी नहीं, वो एनर्जी घूम फिर के इस लैटिस को तोड़ने के काम में आएगी। अब मान लीजिए इनके इंटरेक्शन से जो हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज हो रही है, वो मान लो 200 यूनिट रिलीज हो रही है, तो वो जो 200 यूनिट एनर्जी है वो जाकर इस लैटिस को तोड़ पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि लैटिस को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 300। इसका मतलब लैटिस नहीं टूटा। और अगर लैटिस नहीं टूटा तो कंपाउंड सॉल्युबल होगा या इनसॉल्युबल होगा? इनसॉल्युबल। तो आप देखिए, आपके सामने कंडीशन लिखी है, अगर लैटिस और हाइड्रेशन में से लैटिस ज्यादा है तो कंपाउंड कैसा रहने वाला, इनसॉल्युबल। और मान लीजिए ये आयन डाइपोल इंटरेक्शन तगड़ा हुआ और बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई, और वो एनर्जी जो रिलीज हुई मान लीजिए वो है 600 यूनिट, तो क्या ये हाइड्रेशन एनर्जी जाके लैटिस को तोड़ने के लिए सफिशिएंट है या नहीं बेटा? है। तो लैटिस टूट जाएगा। और अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है लैटिस के मुकाबले, तो हाइड्रेशन एनर्जी जाके लैटिस को तोड़ देगा और लैटिस टूट जाएगा, तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा बेटा, सॉल्युबल। इवन अगर ये 600 ना होके 300 हुआ तो भी क्या लैटिस टूट जाएगा? यस, टूट जाएगा। पर एक बात समझिएगा, जितनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी लैटिस उतनी आसानी से टूटेगा, उतनी जल्दी टूटेगा। जैसे अगर 600 होगा, गया खट से तोड़ दिया, 300 लड़ते झगड़ते तोड़ रहा होगा, स्पेरिंगली सॉल्युबल वाली जो कंडीशन आप, ठीक ना, वैसा कुछ हो रहा होगा। तो आइए, अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा तो सॉल्युबल, लैटिस एनर्जी ज्यादा तो इनसॉल्युबल। इससे हम लोग अगर सॉल्युबिलिटी का फैक्टर निकालें तो हमें क्लियरली दिख रहा है, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा तो सॉल्युबल, मतलब सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी। और अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा तो इनसॉल्युबल, मतलब लैटिस और सॉल्युबिलिटी का हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये जो मैकेनिज्म आपको लिखा है इसको नोट डाउन कर ले, पहले तो कर लिया इसको, नोट बना ले इसको। फिर इसके सॉल्युबिलिटी वाले वो जो 3 पॉइंट अभी आपको बताए, आयनिक, कोवलेंट, पोलर वाले, वो लिखवा देते। चलो बेटा ना, अब ये मैकेनिज्म ऑफ सॉल्वेंसी में, अभी ये जो मैंने आपको ये पॉइंट समझाया था इसको मैं स्टेटमेंट के फॉर्म में आपको लिखा दे रहा हूँ। तो आप हेडिंग डाल देंगे सॉल्युबिलिटी और लिखेंगे उसमें लाइक डिसॉल्व्स लाइक। 3 पॉइंट यहाँ पर हम लोग, 3 स्टेटमेंट यहाँ पर हम लोग लिखने वाले। ये जो तीनों पॉइंट आपको एक्सप्लेन किए गए थे उसके रिगार्डिंग, और फिर ऑर्डर्स के ऊपर चलते हैं, सॉल्युबिलिटी के ऑर्डर्स कैसे बनाने। पहला पॉइंट बोल रहा हूँ, लिखिएगा इसके अंदर, सॉल्युबिलिटी लाइक डिसॉल्व्स लाइक। फर्स्ट पॉइंट, आयनिक कंपाउंड्स ब्रैकेट में लिखेंगे मोर पोलर, आयनिक कंपाउंड्स ब्रैकेट में लिखेंगे मोर पोलर आर डिसॉल्व्ड इन मोर पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर, आर डिसॉल्व्ड इन मोर पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर, मोर पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर।
मतलब आयनिक कंपाउंड्स को डिसॉल्व करने के लिए जो बेस्ट सूटेबल सॉल्वेंट होगा वो क्या रहेगा, वाटर, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स की पोलैरिटी भी ज्यादा होती है और वाटर की भी पोलैरिटी बाकी सॉल्वेंट्स में जिसको यूज कर सकते हैं उनमें सबसे ज्यादा होती है। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स ब्रैकेट में लेस पोलर, ब्रैकेट में लेस पोलर। ये लेस पोलर क्यों लिखाया, हम आयनिक कंपाउंड के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं कि आयनिक कंपाउंड मोर पोलर है और कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है, लेस पोलर, है ना। क्यों लेस पोलर होता है कोवेलेंट कंपाउंड, क्योंकि इसमें जो चार्ज आता है वो पार्शियल आता है, पार्शियल डेल्टा प्लस या डेल्टा माइनस आता है। जबकि आयनिक कंपाउंड को मोर पोलर क्यों बोला, क्योंकि उसमें कंप्लीट प्लस और कंप्लीट माइनस आ रहा होता है, ठीक है। तो इसके बारे में लिखिएगा वापस से, सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है फिर से बोल दे रहा हूं, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स ब्रैकेट में लेस पोलर ब्रैकेट क्लोज आर dissolved in less polar solvents, are dissolved in less polar solvents like, are dissolved in less polar solvents like chloroform, acetone, etc. like chloroform, acetone, etc. like chloroform, acetone, etc. थर्ड पॉइंट लिखेंगे, non-polar covalent compounds, non-polar covalent compounds like, non-polar covalent compounds like, ये ऐसा लिखे, like नहीं, non-polar covalent compounds are dissolved in, like हटा दें, non-polar covalent compounds are dissolved in non-polar solvents like, are dissolved in non-polar solvents like CCl4, C6H6, etc. कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, etc. तो पोलर को पोलर में, लेस पोलर को लेस पोलर में, नॉन पोलर को नॉन पोलर में डिसॉल्व किया जाएगा। और जनरली जो कोवेलेंट कंपाउंड है उनको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व किया जाता है, और जो आयनिक कंपाउंड होगा उसको किस में डिसॉल्व किया जाएगा बेटा, वाटर में। चलिए अब इसके आगे बात करते हैं। इसमें अभी हमने जो सॉल्युबिलिटी वाले जो पॉइंट लिखे बेटा, ध्यान सुनना, अब इसको अप्लाई कैसे किया जाएगा। आपको एग्जाम में सॉल्युबिलिटी बनाने का, ऑर्डर बनाने का क्वेश्चन है, ठीक है। अब उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होगी, एक तो हाइड्रेशन एनर्जी और एक लैटिस एनर्जी। अगर एग्जाम में, समझना जो बात बता रहा हूं उसको, है ना, ध्यान से। मान लो आपको दिया NaF, मान लो आपको दिया गया NaCl, मान लो आपको दिया गया NaBr और मान लो आपको दिया गया NaI, और आपको बोला इसमें सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बनाना है आपको। तो सॉल्युबिलिटी का जब ऑर्डर बनाने जाओगे तो पहली चीज आपको यहाँ पर लैटिस और हाइड्रेशन की वैल्यू अगर दे रखी एग्जाम है ना, हो सकता है वैल्यू दे, देगा नहीं वैसे तो, पर अगर दे दे तो अगर लैटिस और हाइड्रेशन की वैल्यू दे रखी है तो आप तुरंत बता दोगे कि कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा और कौन कम सॉल्युबल होगा। लेकिन एग्जाम में हमें लैटिस और हाइड्रेशन की वैल्यू नहीं देता, और जब लैटिस और हाइड्रेशन की वैल्यू नहीं देता तो हमें सॉल्व तो इन्हीं की मदद से करना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो यही बोलता है। तो हम क्या कर सकते हैं वो समझिए। हम पहले इसमें क्या निकालेंगे बेटा, लैटिस एनर्जी का ऑर्डर, फिर हम लोग इसमें क्या निकालेंगे बेटा, हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर, क्योंकि डिपेंड तो ये किस पे करेगा, लैटिस और हाइड्रेशन पे ही डिपेंड करेगा। तो एक बात बताइए, कोई भी एनर्जी हो, एनर्जी का फॉर्मूला मैंने कल ही आपको बोला था और आज भी हम लोगों ने डिस्कस किया, होता ही है। जो ऑर्डर लैटिस एनर्जी का आएगा बेटा वही ऑर्डर किसका आएगा, हाइड्रेशन एनर्जी का भी आएगा, क्योंकि दोनों के फैक्टर्स क्या थे, सेम। पहला फैक्टर एनर्जी के लिए क्या देखा जाता है, चार्ज। तो चार्ज आप देखिए, चारों में चार्ज क्या है बेटा, सेम, 1 into 1, 1 into 1, 1 into 1, 1 into 1, चार्ज सेम हो गया। चार्ज सेम हो गया तो फिर एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। लेफ्ट टू राइट आने पर साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो एनर्जी कम हो जाएगी। और जो ऑर्डर लैटिस का आया बेटा वही ऑर्डर हाइड्रेशन का भी आएगा, क्योंकि फैक्टर दोनों के सेम है। तीसरी बात ये आती है, अगर लैटिस एनर्जी से ये ऑर्डर निकला है और हाइड्रेशन का ये ऑर्डर निकला है तो बेटा सॉल्युबिलिटी जो है उसके ऊपर बात कर रहा हूं, ध्यान सुनना। अगर मैं लैटिस एनर्जी के हिसाब से सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बनाऊं तो बताइए, लैटिस एनर्जी और सॉल्युबिलिटी क्या है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर आएगा वो ऐसा आ जाएगा, इनवर्स प्रोपोर्शनल है। और अगर मैं हाइड्रेशन एनर्जी के हिसाब से सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बनाता हूं, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ऑर्डर जो हाइड्रेशन का वही आ जाएगा। अब आप सोचिए, एक ही क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट है उसी को लगा रहे हैं और एक से सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बढ़ता हुआ आ रहा है और उसी कॉन्सेप्ट से सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर कम होता हुआ भी आ रहा है। तो अपन एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया तो अगर मैं लैटिस और हाइड्रेशन दोनों को लगाना चाहूं तो मैं कभी आंसर तक पहुंच ही नहीं पाऊंगा। क्यों नहीं पहुंच पाऊंगा, क्योंकि हमारे पास वैल्यू नहीं है।
मैंने आपको एक बात बोली थी थोड़ी देर पहले, इनके रिप्रेजेंटेशन समझाए थे रेडियस वाले। मैंने बोला था ये फैक्टर दिखने में तो सेम होते हैं पर इनकी मैथमेटिकल वैल्यू अलग अलग होती है, और वो मैथमेटिकल वैल्यू डिसाइड करेगा कि ये ज्यादा होगा कि ये ज्यादा होगा, ये डोमिनेट करेगा कि ये डोमिनेट करेगा, सारा खेल उसी का है। पर क्योंकि हमारे पास वैल्यू नहीं होगी तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर भी नहीं पाएंगे। तो अब आपको क्या समझना है, कॉन्सेप्ट तो हम लगाने से रहे, यहां पर वैल्यू दे दे सॉल्व हो जाएगा, नहीं हुआ तो अपन दोनों को कभी भी एक साथ यूज नहीं कर पाएंगे। तो हमें यहां पर जुगाड़ सीखना होगा, और वो जुगाड़ क्या सीखना होगा कि कब हम लैटिस एनर्जी से सॉल्व करें क्वेश्चन को और कब हम हाइड्रेशन एनर्जी से सॉल्व करें क्वेश्चन को, क्योंकि दोनों को अगर एक साथ लगाया तो आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे। तो जनरली ऐसा देखा गया है कि जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना बेटा, इनमें कोई कॉमन आयन दिया होता है आपको, क्या दिया होता है, कॉमन आयन मिलेगा आपको, है ना। तो जो कॉमन आयन है, अगर कॉमन आयन स्मॉल होता, अभी मैं लिखवाऊंगा ये सारी बातें सुनते जाइए, अगर कॉमन आयन स्मॉल होता है तो उन केसेस में ज्यादातर बार जो करेक्ट ऑर्डर मिला है वो लैटिस एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट से सही ऑर्डर मिलते हैं। और जब कॉमन आयन बड़ा मिलता है बेटे तो उन केसेस में ज्यादा बार जो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर करेक्ट मिला है वो हाइड्रेशन एनर्जी के कॉन्सेप्ट से मिला है। तो हम लोग यहाँ पर यही जुगाड़ करेंगे कि अगर कॉमन आयन स्मॉल है तो हम लैटिस से ऑर्डर बना लेंगे, और अगर कॉमन आयन लार्ज है तो हम हाइड्रेशन से बनाएंगे। और जब हम लैटिस लगा रहे होंगे तो हम हाइड्रेशन को भूल जाएंगे कि हाइड्रेशन नाम की कोई चीज है, क्योंकि दोनों को एक साथ लगाए तो आंसर निकल नहीं पाएगा। और जब हम हाइड्रेशन लगाएंगे तो हम लैटिस को देखेंगे ही नहीं कि लैटिस से क्या होगा और क्या नहीं होगा। दूसरी बात, ये जो बताऊंगा अब आपको, कॉन्सेप्ट समझा दिया, कॉन्सेप्ट से सॉल्व नहीं हो पाएगा क्योंकि वैल्यू नहीं है, तो अब हमको जुगाड़ पे चलना। ये जो सारी चीजें बता रहा हूँ ये जुगाड़ है, इस जुगाड़ के एक्सेप्शन भी आएंगे, लेकिन कायदे से वो कोई एक्सेप्शन नहीं है, क्योंकि आपके पास वैल्यू नहीं है तो हम तो जुगाड़ से सॉल्व कर रहे हैं। वरना सॉल्युबिलिटी क्या सिर्फ लैटिस या सिर्फ हाइड्रेशन पे डिपेंड करता है या दोनों पे डिपेंड करता है, बेटा दोनों पे डिपेंड करता है। लेकिन जब हम दोनों को ऑर्डर से सॉल्व करने जाएंगे हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, इसलिए हमें मजबूरी में यहाँ पर जुगाड़ लगाना पड़ेगा। हाँ वैल्यू दे दे कोई दिक्कत नहीं है, तब सॉल्व हो जाएगा, लेकिन दिया नहीं जाता एग्जाम में। अब एक बात सुने, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा कॉमन आयन छोटा मानना है और कौन सा कॉमन आयन बड़ा मानना है, पहले तो इसकी बात करते हैं। तो बेटा जो कॉमन आयन है अगर उसमें 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे कॉमन आयन को आप क्या मानेंगे, छोटा। क्यों मानेंगे 10 इलेक्ट्रॉन तक वाले आयन को छोटा, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए केवल 2 शेल्स की जरूरत होगी। हमारा मतलब यह है कि एक शेल रखने वाला आयन या 2 शेल रखने वाले आयन को हम लोग क्या मानेंगे, छोटा। और अगर किसी आयन में मोर देन 10 इलेक्ट्रॉन है, मतलब उसमें कम से कम 3 शेल की जरूरत पड़ेगी, तो इनको हम लोग क्या मानेंगे बेटा, बड़ा आयन मान के चलेंगे। इसके अलावा एक और यहां पर बात है कि ग्रुप 2 का, ये सब लिखवाऊंगा अभी सुनते जाइए, ग्रुप 2 का कोई भी आयन हो, बेरिलियम 2+, मैग्नीशियम 2+, कैल्शियम वेल्शियम बेरियम 2+, ग्रुप 2 के आयन को हमेशा छोटा माना जाएगा, भले उसमें कितने भी इलेक्ट्रॉन हो उसको छोटा ही मानना है। क्यों मानना है छोटा, उसका कारण समझिएगा। जिगजैग उल्टा आयन, याद करिएगा इस बेरियम का साइज पोटेशियम से भी छोटा होता है, तो पोटेशियम से तो छोटा कौन था, बेरियम। अभी बेरियम पे आया +2 चार्ज, तो +2 आने की वजह से साइज और भी ज्यादा छोटा हो गया, मतलब इनका साइज इतना डिक्रीज हो जाता है कि ये लगभग किस कैटेगरी में आने लगते हैं बेटा, स्मॉल आयन की कैटेगरी में आने लगते हैं। इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं देखना है। ग्रुप 2 का कोई भी कॉमन आयन दिख गया आपको डायरेक्टली उसको क्या मान लेना है, स्मॉल। उसमें इलेक्ट्रॉन वाला फैक्टर काम नहीं करेगा। लेकिन ग्रुप 2 के अलावा कोई भी दूसरा आयन आया तो 10 इलेक्ट्रॉन तक वाला है तो स्मॉल, 10 से ज्यादा वाला है तो हम लोग क्या मानेंगे, लार्ज। चलिए पहले ये पॉइंट आपको लिखा दे रहा हूं, स्मॉल और लार्ज वाला, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। लिखिएगा, नोट बनाइएगा और पॉइंट लिखिएगा, नोट बनाइएगा। फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, if common ion contains, if common ion contains up to 10 electrons, if common ion contains up to 10 electrons, then it is considered to be small. Then it is considered to be small. आगे लिखिएगा फुल स्टॉप के बाद। Also group 2 cations, also group 2 cations are considered to be small. Also group 2 cations are considered to be small.
अभी इसमें नोट में जो फर्स्ट पॉइंट लिखा ये तो आपको बता दिया, इसमें सेकंड और थर्ड 2 पॉइंट और लिखा रहा हूं मैं, और वो पॉइंट अभी समझाऊंगा नहीं, पॉइंट थोड़ी देर के बाद आपको समझाऊंगा, अभी सिर्फ लिखवा देना। लिखिएगा सेकंड पॉइंट, इफ कॉमन आयन इज स्मॉल, if common ion is small, then on moving down the group, solubility increases. If common ion is small, then on moving down the group solubility increases. और सेकंड मतलब जो थर्ड पॉइंट आएगा वो लिखिए, if common ion is large, then on moving down the group solubility decreases. चले बेटा, है ना। अब यहां पर ध्यान देंगे 2 मिनट के। अभी हम लोग यहाँ पर ये नोट लिखने के बाद, ये नोट में बस आपको अभी कॉमन एंड स्मॉल या लार्ज कौन है ये बताएगा, बाकी जो 2 पॉइंट उसको थोड़ी देर के बाद डिस्कस करता हूं। अभी 2 केसेस बता रहा हूं मैंने आपको क्या बोला कि वैसे तो सॉल्युबिलिटी लैटिस और हाइड्रेशन दोनों के कॉम्बिनेशन से सॉल्व होता है, लेकिन हमारे पास दोनों का वैल्यू नहीं होगा, और अगर हम दोनों से सॉल्व करने जाएंगे तो आपको पता है रिजल्ट क्या आएगा, एक से बढ़ता हुआ आएगा तो दूसरे से घटता हुआ आएगा, तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमें जुगाड़ लगाना है, और हमें जुगाड़ क्या लगाना है कि कब हमें लैटिस एनर्जी से सॉल्व करना है और कब हमें हाइड्रेशन एनर्जी से सॉल्व करना है। तो 2 केसेस आपके सामने लिखाए जा रहे हैं। केस 1 स्टेटमेंट लिखिएगा, इफ कॉमन आयन, केस 1 लिखिएगा, इफ कॉमन आयन इज स्मॉल, then lattice energy dominates. If common ion is small, then lattice energy dominates. चलिए आइए इसके ऊपर बात कर लेते हैं। यहां पर आपके सामने एक ऑर्डर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एक क्वेश्चन ले रहे हैं, कब केस 1 लगाना है, कब केस 2 लगाना है। सपोज आपको दिया NaF, NaCl, NaBr, NaI, और आपको बोला एग्जाम में कि इसका सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बनाने बेटा, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि इसमें कॉमन आयन क्या है। उससे पहले भी एक और चीज बताता हूं आपको, सॉल्युबिलिटी के जो क्वेश्चन होते बेटा, इनमें 2 तरह के कॉन्सेप्ट, 2 तरह के अप्रोच लगते हैं। एक तो कुछ सॉल्युबिलिटी के क्वेश्चन आप किससे सॉल्व करेंगे, लैटिस और हाइड्रेशन से, जिसकी बात अभी हम लोग करने वाले हैं, और कुछ सॉल्युबिलिटी के क्वेश्चंस को आप किससे सॉल्व करेंगे, फॉजान्स रूल से सॉल्व करेंगे, पोलराइजेशन से सॉल्व करेंगे। पहली बात तो ये समझना जरूरी है। तो अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो केवल इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात होगी कल या आने वाले लेक्चर्स में जब हम फॉजान्स रूल की बात कर रहे होंगे। कब ये लगाना है, कब ये लगाना है, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको। अगर जो सॉल्ट आपको दिए गए हैं उसमें एस ब्लॉक का कैटायन प्रेजेंट है, मतलब वो एस ब्लॉक के सॉल्ट है, जैसे इसको देखिए, इसमें कैटायन हर जगह कौन है बेटा, एस ब्लॉक। यहां पर जो कैटायन आपको दिख रहे हैं कौन से ब्लॉक है, एस ब्लॉक। अगर सॉल्ट में एस ब्लॉक के कैटायन है तो ऐसे क्वेश्चंस की सॉल्युबिलिटी के ऑर्डर को आप किससे सॉल्व करेंगे बेटा, लैटिस और हाइड्रेशन, मतलब जो अभी आपको पढ़ाया जा रहा है उससे सॉल्व करना है। लेकिन अगर सॉल्ट में कैटायन पी ब्लॉक का हो या फिर डी ब्लॉक का हो तो ऐसे क्वेश्चंस को आप लैटिस और हाइड्रेशन के बजाय किससे सॉल्व करेंगे बेटा, पोलराइजेशन से सॉल्व करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोला HgF2, HgCl2, HgBr2, HgI2 या AgF, AgCl, AgBr और AgI, ये सब डी ब्लॉक के सॉल्ट है। जैसे पी ब्लॉक में एग्जांपल है PB, PbF2, PbCl2, PbBr2, PbI2, तो ये सब इस कैटेगरी के। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको पोलराइजेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और एस ब्लॉक के सॉल्ट्स के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, लैटिस और हाइड्रेशन। एक और बात बता दूं, एग्जाम में जनरली जो क्वेश्चन आता है वो एस ब्लॉक का ही आता है आपको, और इसीलिए मेनली लैटिस और हाइड्रेशन का काम आएगा, लेकिन हाँ पता होना चाहिए कि इस तरह से सॉल्व किया जाता है। अब आइए यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे कि जो कैटायन आपको दिख रहे हैं, सॉल्ट किसके दिख रहे हैं बेटा, एस ब्लॉक के सॉल्ट है, मतलब लैटिस और हाइड्रेशन को सॉल्व करना। लैटिस और हाइड्रेशन में कब लैटिस लगाना है, कब हाइड्रेशन लगाना है, वो हम लोग समझ रहे थे। तो इसमें देखिए सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, इस वाले केस में आपको हमेशा क्या ढूंढना होगा बेटा, कॉमन आयन। यहाँ पर कॉमन आयन कौन है बेटा, हर किसी में सोडियम, और अगर कॉमन आयन सोडियम है तो बेटा सोडियम क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन रखने वाला है ना, सोडियम आयन की बात हो रही है, Na को मत ले लेना कि 11 इलेक्ट्रॉन मान लो। सोडियम आयन है, और सोडियम आयन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 है, मतलब इसको क्या मानेंगे, स्मॉल। और जब कॉमन आयन स्मॉल है तो आपको किससे सॉल्व करना है बेटा, लैटिस एनर्जी से सॉल्व करना है। मतलब आपको हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में अभी सोचना ही नहीं।
अब बताइए लैटिस एनर्जी का जो ऑर्डर होता है वो अगर हम लोग बनाने की बात करें तो लैटिस एनर्जी का ऑर्डर कैसे बनाया जाता है? याद करिए, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो आपको इन सब में अगर चार्ज देखा जाएगा तो चार्ज तो बेटा सभी में क्या है, सेम। तो आप रेडियस पे गए, लेफ्ट टू राइट जाने पर रेडियस बढ़ रहा है, और रेडियस बढ़ेगा तो एनर्जी कम हो जाएगी, चाहे लैटिस हो चाहे हाइड्रेशन हो, जो भी देख रहे होंगे आप। रेडियस अगर बढ़ रहा है तो एनर्जी कम हो जाएगी, और अगर लैटिस एनर्जी कम हो गई तो अभी थोड़ी देर पहले हमने सॉल्युबिलिटी का फैक्टर लिखा था कि सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस। तो बेटा अगर लैटिस एनर्जी अगर कम हो रही है तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब यहां पर जो ऑर्डर आ रहा है सॉल्युबिलिटी का, NaF से ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा बेटा, NaCl। NaCl से ज्यादा सॉल्युबल NaBr, और NaBr से ज्यादा सॉल्युबल कौन हो जाएगा, NaI। नोट करें पहले इस फर्स्ट वाले केस को, सेकंड में वो जो सॉल्युबिलिटी में S ब्लॉक, D ब्लॉक और P ब्लॉक वाला जो पार्ट लिखा है उधर है ना, लैटिस और पोलराइजेशन, उसको लिख लेना कहीं भी मार्जिन पे, क्योंकि वो काम आएगा आपको। S ब्लॉक के सॉल्ट्स हैं तो आप लैटिस हाइड्रेशन लगा के सॉल्व करेंगे, और अगर D और P ब्लॉक के सॉल्ट्स हैं तो आप पोलराइजेशन से सॉल्व करेंगे। चलिए बेटा, केस नंबर 1 के बाद अब अगर केस 2 के बारे में बात की जाए तो ध्यान सुनिएगा। अभी हम लोगों ने क्या बोला कि अगर कॉमन आयन छोटा था तो फिर हम लोग किससे सॉल्व कर रहे थे बेटा, लैटिस एनर्जी से। अब इसी का रिवर्स होगा, अगर कॉमन आयन कहीं पर बड़ा हो, लार्ज हो, तो उस केस में हमें किससे सॉल्व करना होता है बेटा, हाइड्रेशन एनर्जी से। केस 2 के लिए स्टेटमेंट बोल दे रहा हूं, लिख लीजिएगा। इफ कॉमन आयन इज लार्ज, if common ion is large, then hydration energy dominates. If common ion is large, then hydration energy dominates. ठीक है, इसके ऊपर ये जो एग्जांपल आपको दिया गया ना बेटा, एक बात सुनिएगा ध्यान से। ये वाला जो एग्जांपल है ये सॉल्युबिलिटी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। सॉल्युबिलिटी में आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखें, खासकर अगर नीट के पेपर देखेंगे, सॉल्युबिलिटी में अगर 10 बार आप क्वेश्चन देखोगे तो 10 में से 8 बार आपको यही क्वेश्चन मिलेगा सॉल्युबिलिटी का। देखिए 10 में से 8 बार, मतलब आप इसका इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। आपको मेनली ग्रुप 2 के सल्फेट्स का ही सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर पूछा जाता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा ये। ध्यान सुनिएगा, ध्यान समझ लीजिएगा। अगर आपको सपोज इनके सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बनाने को आया तो सबसे पहले तो आपने देखा कि सॉल्ट एस ब्लॉक का है कि पी ब्लॉक का है कि डी ब्लॉक का है। आपको दिख गया एस ब्लॉक का सॉल्ट है, मतलब लैटिस और हाइड्रेशन से सॉल्व करना है। अब लैटिस और हाइड्रेशन में आपको देखना होता है कि लैटिस लगाऊं या हाइड्रेशन लगाऊं। उसके लिए आप कॉमन आयन को पहचानेंगे। कॉमन आयन सब में कौन है, सल्फेट। सल्फेट है लार्ज, और जब कॉमन आयन लार्ज है तो आप किससे सॉल्व करेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी से। अब हाइड्रेशन एनर्जी से सॉल्व करने गए तो हमें हाइड्रेशन का ऑर्डर बनाना है। पहली बात, कोई भी एनर्जी हो, चाहे लैटिस हो चाहे हाइड्रेशन हो, पहला फैक्टर क्या लगेगा, चार्ज। चार्ज तो सब में सेम है, +2 -2 +2 -2 +2 -2 +2 -2, चार्ज सेम। रेडियस पे जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाने पर बेरिलियम से बेरियम जब जा रहे हो तो रेडियस बढ़ रहा है, और रेडियस बढ़ेगा तो एनर्जी कम हो जाएगी। और हाइड्रेशन एनर्जी और सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर हाइड्रेशन एनर्जी कम हो रही है तो सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी, मतलब जो ऑर्डर मिलेगा वो क्या मिलेगा बेटा, डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको मिल रहा होगा। और अभी थोड़ी देर पहले नोट में आपको जो पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 लिखा है था वो भी समझा दे रहा हूं, देखिए उन पॉइंट्स को निकाल लीजिएगा। हम लोगों के पास ये तो हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, मतलब कॉन्सेप्ट क्या एक तरह का जुगाड़ है, लेकिन जुगाड़ को लगाना कैसे वो हमने डिटेल तरीके में समझा। लेकिन हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा बार बार की पहले हम चार सेम देखें, फिर रेडियस देखें, फिर हाइड्रेशन एनर्जी देखें, फिर सॉल्युबिलिटी देखें, है ना। देखने को देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे पास समय है तो करो आराम से। लेकिन इतना समय एग्जाम में नहीं मिलेगा, तो आपको डायरेक्टली सॉल्व करना है। तो डायरेक्टली कैसे सॉल्व करना वो आपको नोट के पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 में लिखा है।
अगर कॉमन आयन छोटा है, ध्यान से देखो, कॉमन आयन छोटा है और एक बार कॉमन आयन बड़ा है, तो कॉमन आयन के अलावा वाले जो आयन होते हैं ना, वो जनरली आपको एक ही ग्रुप के देता है। जैसे यहां देखिए, कॉमन आयन के अलावा वाले आयन कौन है? फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, क्या एक ही ग्रुप के हैं या नहीं है? यहां भी कॉमन आयन के अलावा वाला आयन देखो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, एक ही ग्रुप के देता है जनरली। तो अगर कॉमन आयन छोटा है तो आप देखो डाउन द ग्रुप जाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, और अगर कॉमन आयन बड़ा है तो आप देखिए डाउन द ग्रुप जाने पर सॉल्युबिलिटी कम हो रही है। तो हम सीधे सीधे इसी से सॉल्व करेंगे कि अगर कॉमन आयन छोटा है डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, और अगर कॉमन आयन बड़ा है तो डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। बस इतना सा काम हमें करना होगा। नोट करिए इसे, यहाँ पर मैं कुछ केसेस लिख रहा हूँ, इनको आप ट्राई करिए, फिर इसके कुछ एक्सेप्शन है उनको देखते हैं। ठीक है, वहां 3 से लेकर 7 तक जो केसेस लिखे इनको आप लोग ट्राई कर लीजिए फटाफट, फिर आगे देखते हैं इसके एक्सेप्शन, जब तक मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ।
चलिए बेटा, है ना, यहाँ पर ध्यान देंगे। अब ये 3 से लेकर 7 वाले जो केसेस अभी आपके सामने लिखे गए हैं, इन 3 से लेकर 7 तक के केसेस को वन बाय वन डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। पहली बात तो इसमें जो आपको सॉल्ट दिख रहा है वो एस ब्लॉक का सॉल्ट दिख रहा है, और एस ब्लॉक का सॉल्ट दिख रहा है मतलब आपको लैटिस और हाइड्रेशन से इसको सॉल्व करना है। लैटिस और हाइड्रेशन से जब आप सॉल्व करने जाते हो पहले आपको कॉमन आयन चेक करना है बेटा। यहाँ पर जो कॉमन आयन है वो कौन है बेटा? सीजियम। और सीजियम जो है मोर देन 10 इलेक्ट्रॉन पे क्या हो जाएगा? लार्ज। यहाँ पर जो कॉमन आयन दिख रहा है वो कौन दिख रहा है बेटा? फ्लोराइड। और फ्लोराइड जो है 10 इलेक्ट्रॉन वाला बेटा, इसको स्मॉल बोलेंगे। यहाँ पर कॉमन आयन और यहाँ पर कॉमन आयन कौन है बेटा? हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ का जो कॉमन आयन है वो हाइड्रोक्साइड है, मतलब OH माइनस है। OH माइनस है मतलब स्मॉल है बेटा, 10 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, काउंट कर लीजिएगा आराम से। और यहाँ पर भी कॉमन आयन कौन आ रहा है? हाइड्रोक्साइड आ रहा है। तो हाइड्रोक्साइड आयन होता है OH माइनस, तो इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन और इसको भी क्या माना जाएगा? स्मॉल। यहाँ पर जो कॉमन आयन है वो कौन है बेटा? नाइट्रेट। नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NO3 माइनस, और इसमें 10 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो इसको क्या मानेंगे? लार्ज। जहां पर भी कॉमन आयन स्मॉल है, बाकी आप मेंबर्स देखेंगे सब एक ही ग्रुप की कहानी दे रखी है आपको। इफ कॉमन आयन इज स्मॉल then on moving down the group solubility increases, यहां तीनों में। और जो फर्स्ट और लास्ट वाला केस है इसमें कॉमन आयन लार्ज है, और अगर कॉमन आयन लार्ज है तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। तो ये यहाँ पर कंडीशन बन के आ जाती है, सॉल्युबिलिटी यहाँ पर क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ये ऑर्डर बन जाता है। इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं कुछ एक्सेप्शंस के ऊपर। कहने के लिए एक्सेप्शंस है, और ये वास्तविकता में अगर मैं बात करूं, ओरिजिनलिटी में बात करूं, तो इसका कोई एक्सेप्शन है नहीं है, क्योंकि हमें पास लैटिस और हाइड्रेशन की वैल्यू नहीं है, और हमने जुगाड़ ये बनाया कि कुछ को लैटिस से सॉल्व करें, कुछ को हाइड्रेशन से सॉल्व करें। और जब वो कॉन्सेप्ट है, वो जुगाड़ हम इस पे लगाते तो उन पे फिट बैठ रहा था, इस पे फिट नहीं बैठ रहा, तो हम लोग इसको एक्सेप्शन बोल रहे हैं। लेकिन कोई एक्सेप्शन नहीं है कायदे से, बट ठीक है, पता होना चाहिए कि यहाँ पर ऑर्डर कुछ अलग आ रहा है। ये 5 एक्सेप्शन है आपके सामने, ध्यान सुनना। मैंने आपको बोला एक्सेप्शन इनऑर्गेनिक में हर जगह, हर टॉपिक पढ़ने के बाद एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत ही कम ऐसे एक्सेप्शंस होंगे जहां मैं बोलूंगा आपको कि याद रखना है। पहला मैंने बोला था Li प्लस Mg2+, उसके बाद मैंने आपको एक बोला था बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी Cl2 Br2 F2I2, एक मैंने डाइपोल मूवमेंट में NH3 NF3 आपको बोला था, है ना। ऐसे बहुत रेयर जगह होंगी जहां पर मैं बोलूंगा याद होने चाहिए, और इसके बारे में मैं बोल रहा हूं आपको कि इसके एक्सेप्शंस आपको याद होने चाहिए, खासकर ये और ये 2 और ये तीसरा, ये मॉड्यूल में बहुत बार आपको मिलेगा, इसलिए याद कर लीजिएगा। ये 3 कम से कम आपको बिल्कुल परफेक्टली याद होनी चाहिए, है ना। लिख तो 5 रहा हूं क्योंकि यहाँ के पेपर में पूछ लेता है, लेकिन इन 2 के बारे में, ये देखो थर्ड और फोर्थ बहुत काम की चीज है, क्योंकि आगे जब हम सॉल्वे प्रोसेस पढ़ेंगे तो सॉल्वे प्रोसेस में कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के बारे में, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, इन सब की बात आएगी, वहां पर ये बात काम आती है, और इसीलिए ये याद होना जरूरी है। एनसीईआरटी में इसका मेंशन है और इसीलिए इस पे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। आइए देखते हैं एक्सेप्शंस को। सबसे पहली बात, थोड़ा सा पैटर्न आपको बता दे रहा हूं ताकि याद करने के लिए आसान रहेगा। आपके पास सॉल्युबिलिटी में कितने एक्सेप्शन है? 5, ठीक है। ये बार बार बहुत बार मैं मेंशन कर दूंगा, याद होना होगा हो जाएगा, नहीं होना होगा तो फिर नहीं होगा। 5 बार 5 एक्सेप्शन है। 5 एक्सेप्शन में से 4 एक्सेप्शन ग्रुप 1 के साथ आती थी, ग्रुप 1 ग्रुप 1 ग्रुप 1 ग्रुप 1, और 1 एक्सेप्शन ग्रुप 2 के साथ। तो 5 एक्सेप्शन है बेटा सॉल्युबिलिटी में। 5 में से 4 एक्सेप्शन किसके साथ आएंगे? ग्रुप 1 के साथ। 1 एक्सेप्शन किसके साथ आएगा? ग्रुप 2 के साथ। ग्रुप 1 के साथ जो 4 एक्सेप्शन है वो क्या क्या है? ग्रुप 1 के क्लोराइड, ग्रुप 1 के सल्फेट, ग्रुप 1 के कार्बोनेट, ग्रुप 1 के बाइकार्बोनेट, और ग्रुप 2 में जो एक्सेप्शन है वो फ्लोराइड में। ध्यान सुनिएगा फिर से। ग्रुप टोटल सॉल्युबिलिटी में जब हम बात करेंगे कितने एक्सेप्शन आएंगे? 5। 5 में से 4 एक्सेप्शन ग्रुप 1 के साथ, 1 एक्सेप्शन ग्रुप 2 के साथ। 4 एक्सेप्शन जो ग्रुप 1 के साथ आ रहे हैं उसमें क्या आएगा? ग्रुप 1 का क्लोराइड, सल्फेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। सीक्वेंस यही रखिएगा, क्योंकि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का ऑर्डर एक जैसा मिलेगा और क्लोराइड और सल्फेट का ऑर्डर एक जैसा होगा। आप इन दोनों को चेंज कर सकते हैं, इन दोनों को चेंज कर सकते हैं, लेकिन इतना तो नाम से भी समझ में आएगा कि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का ऑर्डर एक जैसा है और क्लोराइड और सल्फेट का ऑर्डर एक जैसा मिलेगा। तो मतलब आपको ओवरऑल 1, 2 और 3 ही ऑर्डर याद करने, लिखने के लिए 5। अब अगर हम लोग क्लोराइड और सल्फेट और कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की बात करें तो अभी तक तो हमने पढ़ा, उसको अगर यहाँ अप्लाई करते तो बताइए यहाँ पर कॉमन आयन कौन है? क्लोराइड लार्ज है, 10 से ज्यादा है, लार्ज है, लार्ज है, लार्ज। शुरू के चारों जो ग्रुप 1 के साथ एक्सेप्शन आ रहे हैं वो लार्ज एनायन के साथ आ रहे हैं, और अगर कॉमन आयन लार्ज है तो डाउन द ग्रुप जाने पर सॉल्युबिलिटी क्या होनी चाहिए थी? कम। यहां पर सॉल्युबिलिटी कम होती भी है, मतलब ये ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, पर इसमें एक्सेप्शन शुरू से आएगा या आधे के बाद आएगा? आधे के बाद। यहां तो सही चला, अब एक्सेप्शन आ जाएगा। तो डाउन द ग्रुप यहां सॉल्युबिलिटी कम होनी थी, शुरू में कम भी हुई लेकिन बाद में बढ़ भी गई, यही एक्सेप्शन है यहां पर। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ग्रुप 1 के क्लोराइड और ग्रुप 1 के सल्फेट में जब ऑर्डर याद करना होगा तो उसको याद कैसे करेंगे? 2 डिक्रीज होगा, 2 इंक्रीज होगा। क्या बोला मैंने? 2 डिक्रीज होगा, 2 कहां डिक्रीज और इंक्रीज होगा? क्लोराइड
और सल्फेट में ऑर्डर क्या बन रहा है, 2 डिक्रीज 2 इंक्रीज। अच्छा, इसमें अगर परफेक्ट ऑर्डर की बात करूं ना, तो ये सबसे ज्यादा सॉल्युबल है, उससे कम सॉल्युबल ये है, उससे कम सॉल्युबल ये है, उससे कम सॉल्युबल ये है, और लीस्ट सॉल्युबल कौन है बेटा, केसीएल है। लेकिन एग्जैक्ट ऑर्डर की कोई जरूरत नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूं, हमें फोकस इन दोनों पे करना है। जो ऑर्डर इसका है वही ऑर्डर इसका भी है, 1 2 3 4 5 इसमें भी वही आएंगे। अब आते हैं कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में। कॉमन आयन अगर बड़ा है तो डाउन द ग्रुप जाने पर सॉल्युबिलिटी क्या हो जानी चाहिए, कम हो जानी चाहिए। इसमें एक्सेप्शन कहां आया, शुरू में आया या आधे में आया, आधे में। इसमें शुरू से एक्सेप्शन है। शुरू से एक्सेप्शन होने का मतलब कम होने के बजाय लगातार बढ़ जाएगा। तो इसका ऑर्डर शुरू से आखिरी तक एक जैसा है, कुछ भी अलग नहीं है, लगातार बढ़ा देना है। इसमें आप एक चीज नोटिस करेंगे कि यहाँ पर LiSCO3 गायब है। आपको अगर LiSCO3 लिख के दे दे तो भी आप यही ऑर्डर बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो गायब करने का रीजन ये है कि हम यहाँ पर सॉलिड इन लिक्विड की सॉल्युबिलिटी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, सॉलिड इन लिक्विड की सॉल्युबिलिटी पढ़ रहे हैं। जो लिथियम बाइकार्बोनेट होता है वो सॉलिड स्टेट में मिलता ही नहीं। आगे जाके पढ़ेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन में कि बहुत सारे कार्बोनेट बाइकार्बोनेट ऐसे होते हैं जो सॉलिड स्टेट में नहीं मिलते, उसमें लिथियम भी है, इसलिए हम उसको इंक्लूड नहीं करते। देखिए, 4 ऑर्डर जो आए ग्रुप 1 के, फिर से बोल दे रहा हूं, ग्रुप 1 के क्लोराइड और सल्फेट का ऑर्डर क्या है, 2 डिक्रीज 2 इंक्रीज। ग्रुप 1 के कार्बोनेट बाइकार्बोनेट में क्या ऑर्डर है, लगातार इंक्रीज। ग्रुप 2 में क्या एक्सेप्शन है, ध्यान सुनिएगा। यहां कॉमन आयन कौन है बेटा, फ्लोराइड। फ्लोराइड छोटा आयन है, और अगर कॉमन आयन छोटा है तो डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी बढ़नी चाहिए, तो इसमें बढ़ती भी है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ती भी है। लेकिन एक्चुअल में ये BeF2 तो यहां आना चाहिए था सबसे कम पे। लेकिन इसमें एक्सेप्शन सिर्फ इतना ही है कि BeF2 जिसकी सॉल्युबिलिटी मिनिमम होनी चाहिए थी, वो मिनिमम से उठ के कहां चला जाएगा, मैक्सिमम। फिर से बोल दे रहा हूं, 5 एक्सेप्शन आपको पढ़ने हैं। 4 एक्सेप्शन ग्रुप 1 के साथ। कौन कौन से एक्सेप्शन है ग्रुप 1 का, क्लोराइड सल्फेट, क्या ऑर्डर बनेगा, 2 डिक्रीज 2 इंक्रीज। ग्रुप 1 का कार्बोनेट बाइकार्बोनेट लगातार इंक्रीज। ग्रुप 2 का फ्लोराइड, फ्लोराइड में क्या होगा, लगातार इंक्रीज हो रहा है, बस BeF2 मिनिमम से उठ के मैक्सिमम पे आ जाएगा। तो इनको आपको ध्यान रखना है, खासकर सेकंड और थर्ड पे स्टार मार्क कर लीजिएगा। ये 2 ऑर्डर आपको याद होने चाहिए। आइए उसके अलावा कुछ और बातें करते हैं। आपके सामने यहां पर ये जो अभी हमने केसेस पढ़े, ये तो ऐसे क्वेश्चन थे जो लैटिस और हाइड्रेशन से ऑर्डर आपको बनाना था, सॉल्व करना था। उसके अलावा कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते बेटा। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या आते हैं, आपको 4 ऑप्शन दे देगा ABCD, और बोलेगा इनमें से कौन इनसॉल्युबल है। डायरेक्ट, बस एक आंसर है, कोई ऑर्डर वॉर्डर नहीं है, डायरेक्ट बताना कौन इनसॉल्युबल है कौन सॉल्युबल है। अब इसमें क्या होगा, इसमें अगर पता है तो पता है, वरना नहीं होगा, वरना नहीं होगा। और वो जो क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन या तो हैलाइड्स को लेकर आते हैं बेटा, या सल्फेट्स को लेकर आते हैं मेनली। ये भूल जाइए अभी, है ना। आपको जो क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में नीट के अंदर, वो या तो हैलाइड को लेकर पूछता है या सल्फेट को लेकर पूछता है। तो इसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ध्यान रखना, उसमें ध्यान से देखिएगा। इसको बोलते हैं क्यों आज होगा प्रभात। क्या बोलते हैं, क्यों आज होगा प्रभात। क्यों आज होगा प्रभात के जो CBI है, ये आपको क्या मिलेंगे, इंसॉल्युबल CBI। मेरे मतलब समझ ही जा रही है, क्लोराइड ब्रोमाइड और आयोडाइड। तो कॉपर का क्लोराइड, कॉपर का ब्रोमाइड, कॉपर का आयोडाइड, या फिर सिल्वर क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, या Hg का क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, या Pb का क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, ये सारे के सारे क्या मिलेंगे, इंसॉल्युबल। क्वेश्चन क्या बनेगा, ध्यान सुनिएगा, अभी मैं क्वेश्चन लिखवा भी दूंगा। आपको दिया AgF, AgF बोला है, KgF नहीं बोला है, AgCl, AgBr और Ag। आपको बोला इनमें से कौन सॉल्युबल है। अब इनमें से कौन सॉल्युबल है, देखो आज का CBI तो क्या है, इनसॉल्युबल। अब अपने को पता होनी चाहिए कि आज का फ्लोराइड क्या है, सॉल्युबल। तो आपसे पूछा विच इज सॉल्युबल, तो Ag है। और अगर कौन इनसॉल्युबल है तो फिर आपको समझ में आ रहा है कि AgCl, AgBr, Agi इनसॉल्युबल है। अब ये फैक्ट वाले क्वेश्चन है, पता है तो पता है, नहीं पता तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसी तरीके से सल्फेट की अगर मैं बात करूं, तो सल्फेट में आप देखिए सिल्वर, स्ट्रोंशियम, बेरियम, कैल्शियम, लेड और Hg, इन सबके सल्फेट क्या मिल रहे हैं, इनसॉल्युबल। इसको याद कैसे करते हैं, इसको बोलते हैं आज सारे बाराती कैसे पागल हो गए। क्या बोलते हैं इसको, आज सारे बाराती कैसे पागल हो गए। इन सबके जो सल्फेट होंगे वो क्या मिलेंगे बेटा, इनसॉल्युबल। तो आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि भाई कौन सा सल्फेट इनसॉल्युबल है, याद है तो टिक कर देना, वरना फिर आंसर की का वेट कर लेना। ठीक है, पहले काम करें, इसको छापे यहां तक, फिर आगे बात।
चलिए बेटा ना, अब ये जो केसेस आपके सामने लिखे हैं इसमें से फर्स्ट और सेकंड के बारे में मैंने आपको बता दिया। क्यों आज होगा प्रभात का सीबीआई क्या हो जाएगा, इंसॉल्युबल। आज सारे बराती कैसे पागल हो गए कि सल्फेट भी क्या मिल जाएंगे आपको, इंसॉल्युबल। अब आते हैं इसके ऊपर। ये जो थर्ड पॉइंट आपको बताया जा रहा है, इस थर्ड पॉइंट का नीट के हिसाब से कोई ज्यादा काम नहीं है, बट एम्स के क्वेश्चन जो आते थे उनमें ये बहुत ज्यादा पूछा जाता, खासकर सल्फाइड्स एम्स का मतलब ऐसा मान ले फेवरेट टॉपिक था। ये जो भी आप पढ़ रहे हो ना, ये सब आप एक्चुअल में लैब में सॉल्व करते हैं। जो सॉल्ट एनालिसिस होता है, केटाइन एनायन के जो टेस्ट आप पढ़ते हैं, ये सब उसी की बात है कि कौन सॉल्युबल होता है कौन इनसॉल्युबल होता है, ये सब वो है। लेकिन हमारे सिलेबस में इसके ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ एडवांस में इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं, जेई वगैरह में सॉल्ट एनालिसिस पूरा टॉपिक ही होता है। तो हमारे सिलेबस में जितना जितना काम का है मैं उतना बता दे रहा हूँ आपको। आप देखिए एक पॉइंट लिखा हुआ है, मोस्टली सल्फाइड्स आर इनसॉल्युबल, मतलब जितने भी सल्फाइड मिलते हैं ना, खासकर अगर ग्रुप 1 छोड़ दिया जाए तो ग्रुप 1 के सल्फाइड तो सॉल्युबल होते हैं, अमोनियम सल्फाइड थोड़ा बहुत सॉल्युबल होता है, बाकी ज्यादातर सल्फाइड आपको क्या मिलते हैं बेटा, इनसॉल्युबल मिलते हैं। और उनमें से मैं कुछ सल्फाइड्स के बारे में बात कर रहा हूं, ध्यान सुना। मोस्टली सल्फाइड्स आर इनसॉल्युबल, बट उनमें से कुछ सल्फाइड के बारे में बात कर रहा हूं। जिंक का सल्फाइड, मैंगनीज का सल्फाइड, निकल का सल्फाइड और कोबाल्ट का सल्फाइड। इन सल्फाइड में से अगर मैं बात करूं तो ZnS व्हाइट कलर का मिलता है बेटा, MnS पिंक कलर का मिलता है बेटा, NiS ब्लैक कलर का मिलता है बेटा, और COS भी ब्लैक कलर का मिल रहा होता है आपको, ठीक है। तो ये 4 कलर है, आप याद कर सकते हो तो कर लीजिएगा, वरना मैंने आपको ये, क्योंकि है ना एम्स के अगर क्वेश्चन आप पिछले 2-3-4 साल के लगाएंगे वहां आपको मिल जाएगा, इसलिए बता दे रहा हूं। अदरवाइज नीट में इसके आने की पॉसिबिलिटी रेयर है। सल्फाइड के बारे में मेनली कहां पूछा जाता है बेटा एम्स में, हाँ हैलाइड और सल्फेट, ये कहां पूछा जाता है बेटा नीट में, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। और सल्फेट तो मैंने आपको बोला भी था आज कि 10 में से 8 बार अगर कुछ पूछा गया है नीट में सॉल्युबिलिटी में तो वो ग्रुप 2 के सल्फेट्स के बारे में पूछा गया है। तो आप देखो ये सब कुछ नहीं है, ये ग्रुप 2 के सल्फेट्स ही है बेटा आपके सामने, ठीक है। इसके अलावा इसको अब याद करेंगे तो याद कैसे करना होता है, ध्यान सुनिएगा। इंसान की बात कर रहे हैं, इंसान अपने से है ना, इंसान जन्म से सफेद, जब पैदा होते हैं तो बिल्कुल सफेद रहता, दिल है ना, मन एकदम साफ रहता है। इंसान जन्म से सफेद, मन से गुलाबी, बड़े हुए थोड़े से गुलाबी गुलाबी हो गए ना। फिर नियत से काला, किसके जैसा, कौवे जैसा काला, ठीक है। तो इंसान जन्म से सफेद, मन से गुलाबी, नियत से काला, किसके जैसा काला, कौवे जैसा काला, ये याद कर लेना। आगे बढ़ जाते हैं। ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल, जितने भी नाइट्रेट्स मिलते हैं नेचर में, सारे के सारे नाइट्रेट्स कैसे होते हैं बेटा, सॉल्युबल होते हैं, ये फैक्ट याद रखिएगा। और इसीलिए नाइट्रेट्स के लिए आगे जाके हम ब्राउन रिंग टेस्ट लगाएंगे, ब्राउन रिंग टेस्ट पढ़ेंगे हम लोग, है ना। तो वो सॉल्युबल होते हैं तो उसको डायरेक्टली चेक नहीं किया जाता, तो उसमें फिर और चीजें ऐड करके फिर उसका टेस्ट किया जाएगा, वो वाली बात नहीं। एक क्वेश्चन बोल दे रहा हूं आपको, ये वाला लिख लीजिएगा, बाकी ये नोट करते रहना, बाकी इसका आगे कल ही डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन लिखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड which of the following compound is soluble, which of the following compound is soluble। ये ऑप्शन आपके सामने लिखे, AgF, AgCl, AgBr और AgI, एंड करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, AgF, है ना, क्योंकि आज का जो CBI है वो कैसा होता है बेटा, इनसॉल्युबल। बाकी कल स्टार्ट करेंगे इसका आगे।